Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा आज GIKI का 11th ऑफ जुलाई का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 11 जुलाई वाले दिन GIKI के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या कॉन्सेप्ट्स आए। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तमाम स्टूडेंट जो GIKI का टेस्ट दे रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने एक ही बात करी, सर मैथ वॉज क्वाइट ईजी, फिजिक्स काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थी या फिजिक्स का पेपर काफ़ी हार्ड आया। सो भाई मैथ्स इसलिए ईजी थी क्योंकि बेटा मैथ्स को ईजी बनाया, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको मैथ्स की मैराथन पूरी प्रोवाइड की गई। मैथ्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे GIKI के अंदर, मैंने इसमें बड़ी एफर्ट्स मारी, बड़ी मेहनत करी। डेट्स द पॉइंट कि भाई आप लोगों के लिए मैथ्स बड़ी आसान है। GIKI के लिए मेरी कोशिश थी कि मेरी टीम उसके ऊपर भी बैठ के डिटेल के अंदर एक मैराथन डिज़ाइन करे, बट सिंस टाइम ना मिल सका तो डेट्स द रीज़न। बट खैर है, कोई मसले की बात नहीं है। GIKI में जितने फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनको साथ साथ वीडियो के अंदर आप लोगों को शो भी करवाऊँ, उनके क्वेश्चंस भी बताऊँ कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जैसे जैसे टीम के पास टाइम मिल रहा है वो उसको सॉल्व भी करवा रहे हैं। नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अगर तो आपको कोई बहन भाई अगले साल GIKI में अप्लाई करे तो हम लोग उसके ऊपर भी मैराथन डिज़ाइन कर रहे होंगे। भाई इस पर बड़ी एफर्ट्स का काम होता है। तो व्हाट आई एम डूइंग माई बेस्ट केयर, मैं मतलब उसके ऊपर आपको वो क्वेश्चन भी शो अप करवा सकूँ किस तरीके के क्वेश्चन GIKI की फिजिक्स के अंदर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अब देखो भाई, हमारे पास एक स्टूडेंट हैं नूर मोहम्मद, इनका आज सुबह में GIKI का टेस्ट हुआ। सो GIKI के अंदर इनकी फिजिक्स के पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। इनके पास GIKI की फिजिक्स के अंदर आज सुबह का ये टेस्ट है 11 जुलाई का, कि जब सनसेट होता है तो लाइट फेड क्यों नजर आती है, पोलराइजेशन होती है, स्कैटरिंग होती है, रिफ्लेक्शन होती है, नन ऑफ दीज होती है। अब ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल है, तो ए लेवल्स के बच्चों के लिए थोड़ी आसान हो सकती है क्योंकि भाई वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। खैर FSC का बच्चा भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है, मगर एक मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ। तो खैर कहने का मकसद ये कि मेरी कोशिश है कि इन तमाम क्वेश्चन को गैदर करके देन आप लोगों को फिर GIKI की फाइनली फिजिक्स के क्वेश्चन भी ताकि आप लोगों को मिल सकें। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, इफ R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब देन 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश, विच इस टाइप का प्रॉपर्टी था। ये रेजोनेंस आपके पास, अच्छा इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया, सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया हुआ था, सिंपल मोशन हार्मोनिक से आया हुआ था। मोस्टली वेव वाले क्वेश्चन थे। पी टाइप डोपिंग में क्या यूज होता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ, एंटीमोनी, ये क्या चीज यूज होती है आपके पास पी टाइप डोपिंग के अंदर। बैलून का वॉल्यूम 1/3 स्क्वीज अगर करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा। बैलून का वॉल्यूम अगर आप 1/3 स्क्वीज करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर क्या होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बतानी थी, मास और एक्स गिवन था। एक सैटेलाइट अर्थ से स्पेस में गई और एक सैटेलाइट स्पेस में गई विद 0.50 c से रिवॉल्व कर रही है, देन टेल के लाइट की स्पीड से वापस आएगी, समथिंग लाइक दैट। 1c एक ऑप्शन था आपके पास c, दूसरा 0.50 c, तीसरा 0.93 c। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था, मास लेस पिवट था, बोथ साइड्स हैव मास x एंड y। प्लीज पार्डन मी ऑफ सर, मुझे इतना याद नहीं है। अच्छा, इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस क्या आया हुआ था, डी टेस्ट का सिनोनियम पूछा हुआ था, कैफीन वाली कॉम्प्रीहेंशन आई हुई थी। इसके अलावा मैथ्स के अंदर देखो, आप लोगों को मैथ्स इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैथ्स के अंदर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बताए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैथ्स के अंदर जैसे ये 5 कॉइन्स को रोल करना है, प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स के आने की। तो भाई इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में बताया था। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 5 कॉइन्स का केस आ रहा है। बेटे अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स के अंदर GIKI 11 जुलाई के अंदर, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि भाई मैथ्स आपको आसान इसलिए लग रही है, काफी अच्छी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है ना कि भाई 5 कॉइन्स आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द 3 हेड्स। अच्छा, अब दो तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले ट्री टेबल बनाओ, ट्री टेबल बना के आप 32 के करीब केसेस को लिखो। ऑन दी अदर हैंड इसको सॉल्व करने की बड़े मजे की ट्रिक भी है कि भाई देखो, मुझे पता है एग्जामिनर क्या कह रहा है, 5 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। कितने कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 5 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो मेरे टोटल इवेंट्स कितने होंगे, टोटल इवेंट्स मेरे पास आ रहे होंगे सिंपल 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 5, 32 के बराबर। ये आ गया हमारे पास टोटल इवेंट्स। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, किस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं इसकी एक शॉर्टकट बताऊं आपको, 3 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी। ये देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 5 कॉइन है, ऐसा ही है ना। टोटल कितने कॉइन है, 5 कॉइन है, और मुझे उन 5 में से हर दफा 3 कॉइन्स के ऊपर सिलेक्शन चाहिए किसकी, हेड की। यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक तरीका तो ये कि आप पहले ट्री टेबल बनाओ, ट्री टेबल बनाने के बाद अब मैनुअली देखो किसमें 3 दफा हेड आ रहा है, वो सारे फेवरेबल इवेंट बनेंगे। दूसरा तरीका, एक लॉजिक को इस्तेमाल करो ना कि यार इतना लंबा काम क्यों करें, एक शॉर्टकट क्यों नहीं अप्लाई करते सर हाशिम के लिए। शॉर्टकट क्या है कि देखो मेरे पास टोटल 5 कॉइन है, सही है, मेरे पास टोटल 5 कॉइन है,
मुझे उन 5 कॉइन में से 3 कॉइन्स के ऊपर हेड चाहिए, एग्जैक्टली हेड। मुझे उन 3 में से 5 कॉइन्स के ऊपर एग्जैक्टली हेड चाहिए, 3 में से 5 कॉइन के ऊपर ऐसा मुझे रखना है कि भाई लाजमी तौर के ऊपर हेड उन पे आए। तो भाई सिलेक्शन बन गई ना, 5 में से 3 की सिलेक्शन बन गई। मैं यहाँ पे अगर 5 कॉम्बिनेशन 3 करता हूं तो किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल, आपको कैलकुलेटर वैसे अलाउ है वहां पे, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 10 के बराबर आ जाएगा। अब आप फाइनली, यानी कि 10 का मतलब क्या है? ऐसे 10 फेवरेबल इवेंट होंगे, यानी कि ऐसे 10 केसेस हो सकते हैं कि भाई मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास एक इवेंट जैसे कि आ रहा है हेड हेड, आपके पास टेल टेल, या फिर आपके पास आ जाए हेड हेड टेल हेड टेल, या फिर मेरे पास एक केस बन जाएगा कि भाई टेल हेड 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 टेल, या फिर मेरे पास आ जाएगा टेल हेड टेल, यानी कि नहीं, ये नहीं बनेगा, या बन जाएगा मेरे पास टेल हेड हेड। इस तरीके से टोटल 10 केसेस आ रहे होंगे। तो यानी कि अब सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी का आंसर अप्लाई करो, 10 डिवाइडेड बाय 32 को अप्लाई करोगे तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? 2 5 are 10 and 2 1 are 2 and 2 8 is 16, 2 9 is 18, सही है ना भाई? 2 1 are 2 हो गया और 2 6 is 12, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 16 आ गया, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/16 के बराबर। ये भाई ये शॉर्टकट है, या तो फिर आप ट्री टेबल बनाओ और बारी बारी चेक करो 3 दफा हेड किस पे आ रहा है, नहीं तो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लो, विद इन सेकंड्स पे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बच्चा कह रहा है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 1 डाइस इज रोल्ड। ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन है यार। आपके पास टोटल अगर डाइस के अंदर कितनी वैल्यूज होती है? 1 2 3 4 5 6 होती हैं, तो ऑड नंबर क्या क्या है? ये और 3 ऑड नंबर है, तो 3/6 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है सर इंटीग्रेशन π/2 से π/2x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, मैराथन वाला क्वेश्चन आया हुआ था। 5 ln वाला था जिसमें लिमिट्स इंफिनिटी के ऊपर थी, 5 ln वाला जिसमें लिमिट्स इंफिनिटी के ऊपर थी, मैराथन का क्वेश्चन था। a की पावर a ln x इंटू dy/dx निकालना था। ओके, यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है a की पावर के अंदर a आ रहा है, फिर आगे आ रहा था ln x और y इज इक्वल टू, तो dy/dx कैलकुलेट करना था, तो कर लीजिए भैया जी। भाई कैसे करोगे? अगर मैं इसको सॉल्व करने के ऊपर जाऊं, अगर तो क्वेश्चन ये गिवन है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ऐसे करके गिवन हो, ये भी पॉसिबिलिटी है ना भाई, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन गिवन होगा, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? dy/dx इसके बराबर आएगा, कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो a इंटू एल का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x के बराबर, और फिर ln को अप्लाई करोगे जो भी बेस में नंबर आ रहा था उसके ऊपर। सिंपल है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं 4/4 का मैट्रिक्स था, डायगोनल एलिमेंट्स 1 थे, डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 एंड 0 थे। अच्छा, अरे भाई डिटरमिनेंट निकाल, इनवर्स बताना था। मैं आपको इसकी लॉजिक बताऊं, बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ रहा है ना इंटरेस्टिंग, कि देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, बच्चा यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आपको जो समझ में नहीं आई होगी कुछ लोगों को, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर 4/4 मैट्रिक्स का, 4/4 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स आया हुआ था, जिसमें डायगोनल एलिमेंट आपको खाली 1 गिवन था, एक 2 गिवन था, एक 0 गिवन था और एक 1/4 गिवन था, और बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज क्या थी? 0 के बराबर थी। बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज हमारे पास 0 के बराबर थी, यानी कि बेसिकली ये मैट्रिक्स गिवन था आपको 4/4 का। हमारे पास 4/4 का एक मैट्रिक्स गिवन था, ये 4/4 का मैट्रिक्स आ रहा था, सही है ना? तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स गिवन था 1 2 0 एंड 1/4, खाली डायगोनल एलिमेंट्स जो गिवन थी वो ये गिवन थी 1 2 0 और 1/4 की। तो एग्जामिनर इसका इनवर्स पूछ रहा है। हमेशा याद रखिएगा जो डायगोनल एलिमेंट होता है इसका डिटर्मिनेंट आप पहले निकाल के चेक कर लो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो भाई इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? विद इन सेकंड्स में निकाल सकते हो यार। कैसे? कि भाई डायगोनल एलिमेंट का अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई? डिटर्मिनेंट निकालने की शॉर्टकट ये होती है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास जो भी डायगोनल वैल्यूज हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 0 से करवाया, 0 को 1/4 से करवाया। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की ट्रिक क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दो। तो मुझे साफ तौर पे देख रहे हैं क्योंकि बीच में 0 आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? 0 के बराबर। और कभी भी दुनिया में किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो अगर दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का आपके पास इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता। बेसिक लॉजिक आ रही थी।
इसके अलावा टेंजेंट फाई माइनस कॉस फाई लेसर देन साइन क्यूब इन्फिनिटी थी मोस्टली क्वेश्चन और फ्रॉम दी मैराथन। देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये बात एक अजल से लेके हमेशा चीज जहन में रखिएगा कि भाई जो चीज आपको बता रहा होता हूँ देयर फ्रॉम दी पास्ट पेपर्स, तो उसके ऊपर आप अगर ट्रस्ट कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, नहीं कर रहे वो भी आपकी चॉइस है। अब कोई बच्चा कहता है सर नहीं मैराथन से हमारे तो नहीं आ रहे थे, या फलाना बच्चा कह रहा था कि मैराथन से नहीं आया, तो भाई हसद करने वाले बहुत सारे होते हैं, सही है ना। मेरा काम सिंसेरिटी से आपको पढ़ाना है, आपका काम सिंसेरिटी से उसको एब्जॉर्ब करना है। बेटा इनको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, नो वन इज दी फारिग टाइम के बैठ के जो है ना खुद से क्वेश्चन बना बना के आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इस जहन में रखिएगा कि भाई जब आपके 100 के फॉलोवर्स अगर है ना, तो जाहिर सी बात है 200 के ऐसे भी होंगे जो हासिल होंगे मेरे, जो बैठ के जो है ना 10 बुरी बातें कर रहे होंगे, तो उसमें नॉर्मल सी बात है भाई, उसमें मसले की बात नहीं है। आई डोंट गिव अ डैम एनीथिंग अबाउट दोस पीपल। तो भाई एक चीज आपको बता दी कि यार देखो तैयारी अपनी पूरी करो, मगर ये पास्ट पेपर्स की जो सीरीज है ना ये ऑब्वियसली आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आप मुझे एज अपना टीचर समझते हो, मेंटोर समझते हो, तो इस बात पे अमल करना इंशाल्लाह। आई कैन बेट यू दिस थिंग, यार आपके लिए फायदेमंद चीज होगी, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई हमारे पास फिजिक्स के अंदर मजीद कैसे क्वेश्चंस आए या मैथ्स में कैसे आए, आइए चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कल का है, मैं पहले बता देता हूँ। तो भाई क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल होते हैं, मगर तैयारी अपनी पूरी करो। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि एक आपको एलिप्स गिवन है, मुझे कैसे पता चला एलिप्स गिवन है? अरे भाई साफ तौर पे दिख रहा है ना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो एलिप्स की इक्वेशन है। तो अब देखो अगर ये इक्वेशन एलिप्स की आ रही है तो एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो अरे भाई सर हाशिम की शॉर्टकट क्या कहती थी? सर हाशिम ने फरमाया था कि भाई एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने की ट्रिक होती है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों एलिप्स की लॉजिक होती है कि एलिप्स के अंदर जिस वेरिएबल के नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसका ए स्क्वायर होता है, जिसके नीचे छोटी वैल्यू होती है उसका बी स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा सिंपल अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का 4 और नीचे डिवीजन में 9 का 9। तो 9 में से अगर मैं 4 निकालूंगा तो क्या बचेगा 5 और नीचे 9 का 9 आ गया, तो ऊपर आ गया अंडर रूट 5 और नीचे आ जाएगा आपके पास 3 का 3। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है। अच्छा भाई ये तो सॉल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक्स अप्रोच कर रहा है 4 के ऊपर, तो बताइए आपके पास इसको सॉल्व कैसे करोगे? बेसिक एल हॉपिटल रूल का क्वेश्चन आ रहा है। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि देखो 2 माइनस का अंडर रूट 4 हो जाएगा आपके पास 2 के बराबर, तो 0/0 की कंडीशन फॉर्म हो रही है। तो आप इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे कि भाई मैं इसको सिंपल एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करूंगा तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का आपके पास एक्स का डेरिवेटिव ऊपर जाके 1 हो जाएगा, और नीचे 4 माइनस एक्स के अंदर क्या होगा 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 होता है। अब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 4 डाल दीजिए, बाय द वे नेगेटिव से नेगेटिव भी कट जाएगा, तो भाई ये बन गया 1/2 अंडर रूट 4। तो सिंपल तरीके से ये रूट 4 होता है 2 के बराबर, 2 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 इंटू एक्स माइनस का रूट 2। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है रूट 2 के ऊपर, या फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस है रूट 2 के ऊपर, ये नॉट अ फंक्शन आ रहा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लिमिट की प्रॉपर्टी आपके पास होती है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आती तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों को एग्जामिनर ने एक्स की वैल्यू रूट 2 ही दी हुई है, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जरा डाल के चेक कर लेते हैं। तो भाई अगर मैं एक्स की जगह पे अंडर रूट 2 डालूं, सही है, फिर आगे माइनस का 2, और नीचे डिवीजन के अंदर मेरे पास आ रहा है 2 रूट 2 और आगे आ रहा है x माइनस का रूट 2। तो x की जगह पे अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा रूट 2 माइनस का रूट 2। तो भाई रूट 2 का स्क्वायर तो ऊपर तो बन जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा ऊपर हमारे पास 2 माइनस का 2 0, और नीचे भी देखो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये तो 0 डिवाइडेड बाय 0 की फॉर्म बन गई मेरे पास। ओके 0/0 की फॉर्म बन गई। अब चूंकि यहाँ पे आपको लिमिट्स नहीं डिफाइन करी हुई, तो पहले हमने सिंपल रूट 2 को डाल के चेक करा, तो रूट 2 डालने के ऊपर रूट 2 की लिमिट अप्रोच करवाने के ऊपर मेरे पास 0/0 की कंडीशन फॉर्म हो रही है। तो अब आपके पास चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं की हुई, तो मैं एक और काम कर लूंगा, मैं एक और अप्रोच को इस्तेमाल करता हूँ, मैं डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल लेके चेक करता हूँ। अगर तो प्रॉपर आंसर आ गया इसका मतलब ये परफेक्ट है। तो चेक कर लेते हैं भाई, अगर मैं इसको एल हॉपिटल रूल को सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x के बराबर, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 रूट 2 कॉन्स्टेंट है पहले आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और रूट 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, अब अगर मैं जहां जहां x आ रहा है वहां पे अंडर रूट को डालूंगा तो क्या बन जाएगा, x की जगह के ऊपर अंडर रूट 2 आ गया और नीचे 2 रूट 2 का 2 रूट 2, इससे पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई तो आंसर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या काम किया, ऑप्शंस कह रहे हैं कि भाई
ऑप्शन नंबर ए में एग्जामिनर कह रहे हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू रूट टू के ऊपर, या फिर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू रूट टू के ऊपर। तो भाई हमने क्या काम करा, देखो आपने जब अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को जब प्लॉट किया, तो प्लॉट करने के ऊपर आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था, जब आपने इसमें अपने फंक्शन की वैल्यू को डाला तो आपके पास 0/0 की फॉर्म आई। यानी कि इसका मतलब ये कि भाई जब x इज इक्वल टू अंडर रूट टू को मैंने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लॉट करा, तो मेरे पास फंक्शन क्या आया, 0/0 का आंसर आया, यानी कि इंटरमीडिएट फॉर्म आई। इसका मतलब x इज इक्वल टू रूट टू के ऊपर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, तभी तो एल हॉपिटल रूल को इस्तेमाल किया था। उस पे ऑल्दो सेटिस्फाई हुआ, उस पे ऑल्दो आंसर आया 1 के बराबर। मगर असल चीज क्या है कि जो ओरिजिनल फंक्शन था वो x इज इक्वल टू रूट टू के ऊपर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x इज इक्वल टू रूट टू के ऊपर जब हमने वैल्यू को प्लॉट किया था तो मेरे पास 0/0 की इंटरमीडिएट की फॉर्म आई थी। हाँ, ऑल्दो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया था, सही हो गया था, मगर फिलहाल जो ओरिजिनल फंक्शन था वो तो डिसकंटिन्यूअस था। दैट्स द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1। तो बताइए सॉल्यूशन बताइए आप पर्टिकुलरली इसका x का, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई। क्वेश्चन गिवन है 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स, तो पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लो अगर आप लेना चाह रहे हो। भाई ये क्या बन गया, मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। दोनों टर्म्स के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, तो बन जाएगा सिंपल 6 प्लस का x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे जाके, तो 6 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवा दोगे फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का समथिंग इज डिविजिबल बाय दिस। तो भाई इसको फिर सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि भाई आपको जो भी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर एग्जामिनर कह रहा है कि टर्म डिविजिबल है एक इक्वेशन के ऊपर, तो यहाँ से फैक्टर की वैल्यू निकालोगे, उस फैक्टर की वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में प्लॉट करोगे, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी यार, ये क्वेश्चन लिखा हुआ सही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है, एग्जामिनर कह रहा है कि इस पर डिविजिबल होगा, डिविजिबल का मतलब उसके टेबल में आना चाहिए, तो वो फिर आप चेक करोगे। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या चीज आ रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि x-3 मॉडुलस लेसर देन इक्वल टू 2। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे शागिर्दों। एग्जामिनर ने आपको इनइक्वालिटी का देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कभी भी दुनिया में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो मैं थोड़ी सी जरा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ पहले तो भाई मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है x-3 देन मॉडुलस, और आगे आ रहा है लेसर देन इक्वल टू 2। तो भाई देखो जब आप मॉडुलस को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे एक तरफ आएगा पॉजिटिव के अंदर x-3 और लेसर देन इक्वल टू 2। और हमें ये बात मालूम है कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि एक दफा वैल्यू प्लस में आती है, एक दफा वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो यहाँ पे आएगा लेसर देन इक्वल टू 2। अब देखो भैया जब मैं इसको ओपन करवाता हूँ तो -3 वहां पे जाएगा, तो बन जाएगा 2 + का 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेसर देन इक्वल टू 5। अच्छा याद रखिएगा मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है जब कभी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो ना, तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि -1 से -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया ताकि नेगेटिव रिमूव हो जाए, तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आप -3 को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो ये बन जाएगा +3, तो -2 + का 3 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिंपल तरीके से +1 के। तो भाई सिंपल तरीके से आपके दो आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि 15 कॉम्बिनेशन 9 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल लोगे, तो बताइए 15 कॉम्बिनेशन 10 क्या होगा। अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है भाई 15 कॉम्बिनेशन 9 की वैल्यू एग्जामिनर कह रहा है कि बराबर है 5000। 15 कॉम्बिनेशन, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेसिकली है 15 9 ये बराबर है किसके, 5005 के, सही है ना। 15 इंटू 9 ये बराबर है 5005 के, तो एग्जामिनर कह रहा है 15 कॉम्बिनेशन 10 किसके बराबर होगा। भाई कैलकुलेटर गिवन है, सिंपल डाल के चेक करके निकाल लो, मतलब इसमें क्या सोचने की बात पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है सर्कल विद रेडियस 1 coordinate axis, circle with a radius 1 coordinate axis are its a circle with a radius 1 यानी कि यूनिट सर्कल गिवन है, coordinate circle are its tangent, circle is in the fourth quadrant, find the equation। एक सर्कल है उसका रेडियस 1 है और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक सर्कल है वो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस वो हैं जो कि टेंजेंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि भाई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो ये वाला है एक्स का, एक ये वाला है वाई का, तो भाई ये आ रहा है और सर्कल चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है, तो भाई जाहिर सी बात है मुझे दिख रहा है
कि भाई यहाँ पे मेरे पास इस वाली जगह के ऊपर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x कैसा होता है, सेंटर का पॉइंट क्या होगा, आप खुद सोचो, सेंटर का पॉइंट क्या होगा। जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है जबकि y नेगेटिव होता है। तो मेरे पास चार, यानी कि एक ऐसा सर्कल ये फॉर्म हो रहा है जिसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। एंड वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर हमारे पास दुनिया में कभी भी सेंटर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि भाई जाहिर सी बात है x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो अपनी आप चारों इक्वेशंस देख लोगे, चारों आपको सर्कल की चार इक्वेशंस गिवन होंगी। अब बारी बारी उनका सेंटर निकाल के चेक कर लो, जहां पे x पॉजिटिव y नेगेटिव वो आपका आंसर है। फॉर एग्जांपल ये बच्चे ने अपना एक आंसर लिखा हुआ है, तो अब मैं चेक कर लेता हूं। देखो निकालोगे कैसे, ये नहीं कि आप बोलो सर x तो पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अरे भाई सेंटर निकालोगे यहाँ से कैसे, सेंटर निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, जो भी आपका x लीनियर x आ रहा है उसको भी -2 पे डिवाइड करवाओ, और जो लीनियर y आ रहा है इसको भी -2 पे डिवाइड करवाओ। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है पॉजिटिव का x होगा मगर y नेगेटिव का होगा, ये इक्वेशन सही है। तो आप बारी बारी चारों सर्कल की जो इक्वेशंस गिवन होंगी उनसे सेंटर निकाल के चेक करोगे कि भाई कहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कॉमन एक्सपोनेंट के अंदर आपकी पावर में आ रहा है cos हाइपरबोलिक फंक्शन ln x, कैसे सॉल्व करोगे। बेसिक है यार, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेना है। तो कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आपके पास, उसको लिखा आपने एक दफा, फिर ln a का ln a, देन cos हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है sin हाइपरबोलिक फंक्शन, फिर ln x का ln x एज इट इज जो एंगल आ रहा था, फिर ln x का डेरिवेटिव लोगे 1/x बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सर्कल की इक्वेशन क्या आ रही है, 1/2x स्क्वायर प्लस का 1/2y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8y, और आगे क्या आ रहा है, आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, जो भी आ रहा है सही है। अब देखो सर्कल की कभी भी इक्वेशन अगर आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन 1 के बराबर, तो डायरेक्टली शॉर्टकट मत अप्लाई करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, सर हाशिम की बड़ी बेहतरीन ट्रिक थी कि सबसे पहले पूरी इक्वेशन में से 1/2 कॉमन लो। पूरी इक्वेशन में से अगर मैं 1/2 को कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, इस पूरी इक्वेशन में से 1/2 को मैं कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो 4 में से अगर मैं 1 यहां से भी क्या ले रहा हूं, 1/2 कॉमन ले रहा हूं। अब आप एक लॉजिकली चीज सोचो कि भाई अभी मेरे पास 4 के साथ 1/2 मौजूद नहीं है। तो भाई मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप में से किसी बच्चे को याद हो कि लेट सपोज मैं लिखता हूं 3x प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लेना चाहता हूं तो मैथ्स कहता है ले सकते हो। मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन में से कोई टर्म कॉमन लेना चाहते हो तो भाई आपके पास सिंपल यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 14 के अंदर चूंकि 14 3 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली सी बात है उसके डिवीजन में आ जाता है नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कॉमन लेने का। तो अब यहाँ पे देखो 1/2 इसके डिवीजन में नहीं आ सकता, डिवीजन में नहीं आता, तो मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूं, तो नीचे तो 2 मौजूद ही नहीं है, तो 2 क्या होगा फिर ऊपर आएगा, 2 क्या होगा फिर ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा 4 2 8x, सही है। सिमिलरली देखो यहाँ पे 8y के नीचे तो 2 मौजूद नहीं है, मैं 2 कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो अपोजिट साइड पे एक 2 लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 8 2 16y। सिमिलरली 9 के भी नीचे डिवीजन में 2 मौजूद नहीं है, तो आप क्या करवा दो, आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 9 2 18। अब ये 1/2 जो कॉमन लिया था वो 0 से जाके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। अब शॉर्टकट क्या है भाई, बेहतरीन शॉर्टकट आपको मैंने सिखाई थी, कभी भी सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और आपको क्या निकालना है, सेंटर, तो जो लीनियर x आ रहा है और जो लीनियर y आ रहा है इनको डायरेक्टली -2 के ऊपर डिवाइड करवा दीजिए। तो सिंपल तरीके से 2 1 2 and 2 4 is 8, 2 1 2 and 2 8 is 16, तो ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 4 और ये बन जाएगा नेगेटिव का 8, तो 4 कॉमा नेगेटिव का 8 विल बी द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पास्कल ट्राइंगल वाला आया हुआ है। भाई पास्कल ट्राइंगल दुनिया में सबसे आसान कॉन्सेप्ट होता है। पास्कल ट्राइंगल की लॉजिक क्या होती है, दोनों तरफ हमेशा जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी 1 होगी और बीच वाली वैल्यूज ऊपर वाली वैल्यूज का सम होती है। कैसे कि मैं इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं पास्कल ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। सबसे पहले 1 आएगा, फिर यहां पे और यहां पे भी आप 1 1 लिखोगे, हर रॉ का स्टार्ट 1 और 1 से करोगे, सही है। अब जरा गौर से देखिएगा, अब मैंने इधर एक 1 लिखा, इधर भी एक 1 लिखा, सही है ना, और बीच में इन दोनों का सम किसके बराबर आ गया, 1 + 1 2 के बराबर। फिर इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इन दोनों का सम क्या होता है 2 + 1 3 और 2 + 1 3। पास्कल ट्रायंगल एक ऐसी चीज है जो एक हमारे साइंटिस्ट थे पास्कल साहब, उन्होंने इजाद किया था। इन्होंने फरमाया कि भाई दोनों तरफ 1 1 आएंगे और जो आप अगर कभी भी किसी भी रॉ का सम निकालोगे ना तो लेफ्ट से लेके और राइट से लेके हमेशा उसका सम बराबर आएगा। तो 3 + 1 4, 3 + 1 4। एक और अगर रॉ निकालना चाहो तो यहाँ पे भी देखो 1 आ गया और यहाँ पे भी देखो 1 आ गया, सही है। इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, 3 + 1 4,
3 + 3 6 और 3 + 1 4 हो गया। तो इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल इंक्रीज होता जाता है। मैं थोड़ी सी जगह और बना लेता हूँ यार, अब तक आप लोगों को एटलीस्ट सॉफ्टवेयर को जगह बनानी आ गई होगी साथ साथ, है ना भाई। तो ओके, अब देखो यहाँ पे भी मैंने मान लिया, यहाँ पे भी मैंने मान लिया। अब देखो 4 और 1 क्या हो गया 5, 4 और 6 क्या हो गया 10, 6 और 4 क्या हो गया 10, 4 और 1 क्या हो गया 5। सेंटर से दोनों तरफ का डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा, सही है ना भाई। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा है 4 और 1 5, तो यहाँ पे भी देखो 4 और 1 5, 4 और 6 क्या होता है 10, 4 और 6 क्या होता है 10, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - का 4 आयोटा मॉडुलस के अंदर। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, फिर मॉडुलस लेना है। इसकी एक शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट ये कि भैया पहले ऊपर वाले का इंडिविजुअल मॉडुलस ले लो, नीचे वाले का इंडिविजुअल ले लो, आखिर में दोनों को डिवाइड करवा देना। तो भैया जी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने पे जाऊं तो भाई सबसे पहले ऊपर वाले का इंडिविजुअल मॉडुलस ले रहा हूं 4 + के 5 आयोटा का, क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन जाएगा सिंपल 16 + का 25। 16 में अगर 25 का इजाफा करते हो तो क्या बनता है, ये आ जाएगा मेरे पास √41 के बराबर, सही है। सिमिलरली फिर आ रहा है 5 - का 4 आयोटा, तो अगेन इसका भी मॉडुलस ले लो, तो 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस का साइन नेगेटिव 4 का स्क्वायर इज पॉजिटिव का 16, क्योंकि नेगेटिव के 4 का स्क्वायर इज इवन नंबर नेगेटिव साइन खा जाएगा, तो √41 आ गया, सही। अब दोनों को आपस में डिवाइड करवा दोगे तो आंसर 1 के बराबर ही आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा की होल पावर n है, तो क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए n की। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, जो भी ऑप्शन आ रहे हैं सिंप्लीफाई कर लो। नॉर्मली इसका आसान तरीका ये कि भाई या तो पहले 1 + आयोटा और 1 + आयोटा की पहले आप आंसर निकाल लो, सही है, 1 + आयोटा की ऑर्डर पोलर फॉर्म के ऊपर, फिर 1 - आयोटा की भी निकाल लो। आप 1 + आयोटा को अगर मैं कन्वर्ट करवाता हूँ पोलर फॉर्म पे तो 1 1 बन गया, तो यहाँ से पहले r की वैल्यू निकाल लो, रूट के अंदर x² + y², तो क्या बन जाएगा, ये बन गया √2, और मेरे पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू जाहिर सी बात है टेंजेंट इनवर्स 1 के ऊपर क्या आएगी π/4 आएगी। फिर एक दफा 1 - आयोटा पे निकाल लोगे, तो 1 - आयोटा का मतलब है 1, -1, तो r की वैल्यू अब की बारी के अंदर भी, क्योंकि आपका मॉडुलस क्या होता है अंडर रूट के अंदर x² + y², तो वो अब की बारी में भी √2 ही आएगी, और थीटा अब की बारी में मगर नेगेटिव का π/4 आएगा, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का 1 इज नेगेटिव का π/4। अब आप दोनों को आपस में डिवाइड करवाओ, जो भी आंसर आए इनका फाइनल z इज इक्वल टू r cos थीटा, उसके बाद चेक कर लो n की किस पावर के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है, यानी कि 1 के बराबर की, वो आप चेक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स का आया हुआ था कि भाई एक मैट्रिक्स सिंगुलर है, k की वैल्यू निकालनी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 3/3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को ओपन करवाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैट्रिक्स अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन ये GIKI का आज के पेपर का, कल के पेपर का क्वेश्चन आया है, जहां पे एग्जामिनर ने अपेरेंट डेप्थ आपको दी हुई है 1 से 5 मीटर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ, इस तरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x के ऊपर, मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है किसके ऊपर, x इंटू ई की पावर x के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने पहला जो बुनियादी तरीन काम करना है वो ये करना है कि यार देखो अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जाना है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी सिंपली टेकिंग द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो जब वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा इसका मैं, तो x इंटू ई की पावर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x के बराबर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला प्लस का साइन, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिटिव लेने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसको अप्लाई कर देंगे, तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से होता है 1 के बराबर, तो सही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो वन टाइम डेरिवेटिव ले लिया। अब मुझे मालूम है कि भैया सिंपल तरीके से एक्सट्रीम कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करवाऊं तो f' की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो ये आ जाएगा सिंपल 0 इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x प्लस का e की पावर x। अगर मैं यहाँ से e की पावर x को कॉमन लेने के ऊपर भी जाऊं तो ये बन जाएगा, अगर मैं e की पावर x को यहाँ से कॉमन लेने के ऊपर जाऊं तो ये बन जाएगा सिंपल x प्लस का 1। तो मेरे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, दो फैक्टर्स आ गए भाई। एक फैक्टर है e की पावर x। अब हमेशा याद रखिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर e की पावर x इज इक्वल टू 0 कर दें, भाई ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। e की पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको तो नेग्लेक्ट कर दो आप। दूसरा फैक्टर आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। अब आप फाइनली फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेके चेक कर लो कि भाई आपको मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, और x की वैल्यू क्या आ रही है -1। अब आप चाहो तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव टेस्ट करवा सकते हो। तो अगर मैं फंक्शन का डबल डेरिवेटिव टेस्ट करवाऊं तो क्या बन जाएगा भाई, अगर मैं इस फंक्शन का एक और दफा डेरिवेटिव दूं तो भाई यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं e की पावर x को यहाँ से कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास e की पावर x, और ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल x प्लस का 1। नॉर्मल सी बात है ना भाई, तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है।
अब मैं अगर इसका डबल डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्लाह भला करे किसके बराबर, कि भाई e की पावर x को मैंने पहले लिखा, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, प्लस का साइन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है, दो फंक्शन चूंकि आ रहे हैं और अब की बारी में x प्लस 1 को एडिट रहने दूंगा और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये हो जाएगा x की जगह पे x की वैल्यू -1 आ गई, सिमिलरली इस x की जगह पे भी -1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से e की पावर x का -1 का -1, क्योंकि -1 + 1 0 होता है तो ये तो खत्म हो गया और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया f डबल प्राइम x इज इक्वल टू e की पावर -1, e की पावर -1 का मतलब है आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो गया 1 डिवाइडेड बाई e, क्या फॉर्म हो गया 1 डिवाइडेड बाई e, सही है ना, बेसिक चीज है भाई, सिंपल तरीके से क्या, क्योंकि देखो मेरे पास जो वैल्यू आई है 1/e का मतलब क्या होता है, 1/e का मतलब ये होता है कि फंक्शन कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब आप फाइनली x इज इक्वल टू -1 को अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लॉट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा -1 का -1 x की जगह पे इंटू e की पावर -1, तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई e के बराबर, आपकी मिनिमम वैल्यू सिंपल वे में आ गई, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर भाई, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सिंपल तरीके से x की जो वैल्यू है उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में डालो, आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, आपको और ये बात डिफाइंड भी हो गई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बात डिफाइंड भी हो गई कि जब आपने x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर प्लॉट करा तो आपके पास फंक्शन आया f डबल प्राइम की वैल्यू आई ग्रेटर देन 0 के बराबर, दैट सिंपली शोस कि आपकी चूंकि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन मिनिमम के ऊपर है, अगर f डबल प्राइम की वैल्यू लेसर देन 0 आ जाए इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम के ऊपर होता है, सही है ना भैया। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लॉजिक का आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताइए y इज इक्वल टू x की पावर 2x की, तो भैया इसकी भी सेम लॉजिक है कि y इज इक्वल टू x की पावर 2x को कैसे सॉल्व करोगे, अरे भाई सर हाशिम की ट्रिक को इस्तेमाल करोगे और उसके बाद सिंपल तरीके से पहले वन टाइम डेरिवेटिव लेके चेक करो, x की वैल्यू निकालो फिर चेक कर लो कि भैया उसको वापस क्वेश्चन में डाल के मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई करनी थी, एक लिमिट 0 गिवन थी, एक fx गिवन थी, एक gt इंटू dt गिवन थी, अब आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट क्वेश्चन इज दिस बट दिस सीम्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है रेंज ऑफ साइन इनवर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ बेटा रेंज आपको, डोमेन आपको, ये दो चीजें ऐसी हैं साइन की, कॉस की, डोमेन, रेंज वगैरह सब आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया a इंटू एक्स की पावर 100 प्लस b इंटू एक्स की पावर 99 सो ऑन, भाई इसकी शॉर्टकट क्या होती है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, कभी भी दुनिया में अगर आपकी लिमिट अप्रोच करी है इन्फिनिटी के ऊपर, दुनिया में कभी भी अगर आपकी लिमिट अप्रोच करी है इन्फिनिटी के ऊपर, आप देखो कि भाई अगर आपके पास फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, यानी कि अगर ऊपर भी अलजेब्रिक टर्म्स मौजूद है नीचे भी डिवीजन में अलजेब्रिक टर्म मौजूद है, तो आप देखोगे कंप्लीट क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, इस पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, मुझे दिख रहा है x की पावर 100 आ रहा है, तो ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट लोगे नीचे से भी उसका कोफिशिएंट लोगे, तो ऊपर देखो x की पावर 100 का कोफिशिएंट है a के बराबर और नीचे x की पावर 100 का कोफिशिएंट आ रहा है कैपिटल a के बराबर, तो आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय a। अच्छा एक और क्वेश्चन है सेकंड टर्म ऑफ द जीपी इज 2, सेकंड टर्म ऑफ द जीपी आ रही है आपके पास किसके बराबर, 2 के बराबर, जबकि 11वीं टर्म जीपी के अंदर आ रही है आपके पास 1/256 के बराबर, आपको पहली टर्म निकालनी है, ये क्वेश्चन 2 दफा रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन लास्ट डेज में भी मैंने सॉल्व करवाया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि सर आपको दो समथिंग लाइक 2,1 एंड 0,0 lies on a line y is equal to ax plus b, find the distance of a, b from 0,0। अब देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आप इसका स्लोप कैलकुलेट कर लो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, तो आपको लाइन की इक्वेशन एक्जैक्टली मिल जाएगी कि लाइन की एग्जैक्ट इक्वेशन क्या आ रही है, तो लाइज ऑन अ लाइन ना, तो भाई और लाइन के आपको आगे जनरल इक्वेशन गिवन है, तो मेरे पास लेट सपोज एक पॉइंट आ रहा है 2,1 और एक पॉइंट आ रहा है 0,0, तो अगर मैं स्लोप यहाँ से निकालूं इस लाइन का तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x2 minus x1 that should become y2 minus y1 0 minus का 1 और x2 minus का x1 that will become 0 minus का 2, तो ये बन जाएगा स्लोप 1/2 के बराबर। और अगर मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं कि भाई 2,1 का पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस का y1 y माइनस का y1 that is 1 इक्वल टू के बाद स्लोप 1/2 का x माइनस का x1 that is 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2y माइनस का 2 इक्वल टू के बाद सिंपल x माइनस का 2, तो -2 से -2 कट गया, तो x की वैल्यू तकरीबन 2y के बराबर आ रही है। तो भाई एक तरीका तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये फॉर्म हो रही है, या फिर अगर 1,1 का पॉइंट गिवन के बच्चे ने अभी डिफाइन नहीं करा हुआ तो फिर x इज इक्वल टू y की लाइन आएगी, तो भाई ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, बट सॉल्व करने की लॉजिक की बनती है कि मैंने सिंपल लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है पॉइंट a, b से लेके 0, b के दरमियान, तो डायरेक्टली ये तो यार ओरिजिन से लेके a, b का अगर पॉइंट निकालना है
तो भाई ये तो डायरेक्टली मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर ही आ रहा होगा, पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर लिखा हुआ था, ऑप्शन भी बड़े मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई स्लोप बताइए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्लोप क्या होगा। अरे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्लोप कैसे निकालोगे, आपको इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो इसका स्लोप निकालने के लिए सिंपल डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट, तो ये बन जाएगा आपके पास 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2y के बराबर। आपको पॉइंट गिवन है, और ये पॉइंट माशाल्लाह से पता नहीं क्या गिवन है, नेगेटिव ये पॉइंट आपको गिवन है पता नहीं क्या चीज, 0, √2 शायद गिवन है, या डैश, √2 गिवन है, तो यानी कि x बराबर है डैश के, y बराबर है √2 के, तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा 2y डिवाइडेड बाय ये सिंपल बन जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2, और अगर आप चाहो तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के इसको वो करवा सकते हो थोड़ा रेशनलाइज, ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा मेरे पास √2 के बराबर, 2 2 4 के बराबर, ये आना चाहिए था इसका तो आंसर, बच्चे ने गलत आंसर को टिक करा हुआ है। क्वेश्चन आ रहा है अल्फा और बीटा रूट आ रहे हैं, अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो भाई अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आप निकाल लो कि उसमें क्या मुश्किल बात है, आई डोंट थिंक सो कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। आपको सिंपल मैंने तमाम ये मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो, या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो, या अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो, आपको सारे फॉर्मुलाज मैंने कहा था याद रखने आपने। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो सिंपल तरीके से अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, सही है ना भाई। अच्छा, एक और हमारे स्टूडेंट फरमाती है इकरा हैदर, ये कल का पेपर है इनका कि सर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में बता दिया था, ये वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ हुआ था, n कॉम्बिनेशन 10 बराबर है n कॉम्बिनेशन 12 के, बट देयर वाज नो 22 इन द ऑप्शंस, ओके। अब डिपेंड करता है कि फिर क्वेश्चन ऑप्शंस क्या क्या आ रहे थे, जो भी आ रहे हैं उसके हिसाब से करके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है किसी और के ऊपर सिंपलीफाई हो रहा हो। नॉर्मली वैसे n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यही होता है बेटा r1 प्लस का r2, डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या गिवन थे आपको, हो सकता है कोई मल्टीपल ना गिवन हो। मोर क्वेश्चंस आर मोस्टली रिपीटिंग फ्रॉम 25 मैराथन्स। अच्छा मैं भाई फिजिक्स ट्रिकी आ रही थी, मैंने ये बात आपको बहुत दफा बताई है भाई, कोई भी बंदा फिजिक्स में मेहनत नहीं कर रहा होता भाई, मैथ्स आपको इजी इसलिए लग रही है कि मैथ्स को इजी बनाया गया है, मैथ्स के ऊपर बैठ के मैंने जीआई की आपको 2025 की मैराथन भी कवर करवाई थी, फिर डे 1 डे 2 के क्वेश्चन भी करवाए, डे 3 के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो बताने का मकसद ये कि इसलिए वो आपको इजी लग रही है क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन ऑलरेडी उस तरह का आइडिया कि क्या पैटर्न चल रहा है। फिजिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था 3 रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे हैव अ पावर ऑफ 10 वॉट एंड देन इफ दोज सेम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेम बैटरी द पावर विल बी डैश। Interesting question. A valued box of weight W was stolen by a thief and he jumped down a wall of height h. Then the load will be dash. Conceptual है. If an aeroplane is moving horizontally towards north with 13 meter per second speed and the vertical component of the earth magnetic field there was 0.5 multiplied by 10 raised to the power negative 4. The distance between the wings of the aeroplane is 10 meter. Then find the induced EMF. In an AC RLC circuit V is equal to V max sin WT plus X. Then current will be dash. तो सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। इसके अलावा भाई हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहता है अगर अल्फा और बीटा आ रहा है सम ऑफ 2n एंड 3n देन द कॉमन डिफरेंस इज डैश। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द सम ऑफ 2n एंड 3n देन द कॉमन डिफरेंस विल बी डैश। अगर अल्फा और बीटा है सम ऑफ 2n और 3n के बराबर, या तो ये क्वेश्चन होगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ 2n एंड 3n, मैं फिर कह सकता हूं कि भाई अल्फा प्लस बीटा की एक दफा वैल्यू 2n के बराबर है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3n के बराबर है, तो आप फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है अगेन, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आपको गिवन है 7, 2, 5, 1, 2, -1, 2, 3, 5। अब देखो ये वर्टिसेस का अगर ये क्वेश्चन गिवन है ना भाई, अगेन यहाँ पे तो ये वेक्टर्स गिवन है आपको। अब यहाँ पे बच्चे ने कोई गलती करी हुई है क्योंकि उसने कहा वैल्यू एग्जैक्टली मुझे याद नहीं थी सर, तो भाई आप इस क्वेश्चन को अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मुझे निकालना है, अब हमें ये तो नहीं पता कि वर्टिसेस क्या गिवन है, वी कैन नॉट सिंप्लीफाई यार, क्योंकि वर्टिसेस आपको यहाँ पे डायरेक्टली सही गिवन नहीं है। तो मैं या तो कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन के एक वर्टेक्स गिवन है 7, 2 का, z की वैल्यूज मैं अज्यूम करूंगा कि गलत गिवन है आपको बेसिकली, या तो मैं कंसीडर करूंगा कि z की वैल्यू आपको गलत गिवन है, z की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो एक है 7, 2, एक है 1, 2 और एक आ रहा है मेरे पास 2, 3 का। तो अगर तो मेरे पास ये तीन आपके पास पर्टिकुलरली वर्टिसेस गिवन है, तो फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने का एक तरीका तो हमारे पास होता है कि हम सिंपल तरीके से, मैंने एक शॉर्टकट आप लोगों को याद करवाई थी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की, कि भाई 7 पहला वर्टेक्स को दोबारा से लिखोगे और सिंपल तरीके से पहले आप इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो,
फिर नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, डिवीजन में आपके पास सिंपल तरीके से 2 आ रहा होता है। एक तरीकेकार तो वो होता है, एक तरीकेकार होता है शूलेस फॉर्मूला वाला, वो भी आप पे डिपेंड करता है। मगर अगेन देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्लैरिफाइड नहीं है, इधर ही आपको वेक्टर्स गिवन है साइड्स के, या एक्जैक्टली वर्टेक्स की वैल्यूज गिवन है, जेड की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज गिवन है, गलती से गिवन है, क्योंकि आपके पास देखो ट्राइंगल इज अ 2D शेप, टेट्राहेड्रॉन इज अ 3D प्लेन, तो ये वर्टेक्स भी नहीं हो सकते, या तो वेक्टर्स गिवन होंगे, डिपेंड करता है क्या चीज आ रही है। अच्छा, एक और फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, प्रेशर इज डिक्रीज बाय 10% एंड व्हाट इज अबाउट देन व्हाट अबाउट द वॉल्यूम इफ सिस्टम इज आइसोथर्मल। एक क्वेश्चन गिवन था कि आपको मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी या के गिवन है, कोई एक्स नॉट गिवन है 10 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, वी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। मैथ के अंदर अब देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है 1/x इंटू ln x का। फिर एक फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई f की वैल्यू आ रही है 1 - 1/x, g आ रहा है 1 + 1 डिवाइडेड बाय x, f o g निकालना है। तो भाई fx का फंक्शन देखो क्या गिवन है, fx का फंक्शन गिवन है मुझे 1 - 1/x, और g का फंक्शन आ रहा है 1 + 1/x। तो भाई मुझे अगर एफ ओ जी निकालना है तो जी को एफ के अंदर उठा के डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/, और x के अंदर g की वैल्यू को जब मैं डालूंगा तो ये है 1 + 1/x। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाऊं तो नीचे x आ गया, x 1 * x + का 1, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - का x डिवाइडेड बाय x + 1। अब डिपेंड करते हैं ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, अगर तो उसको मजीद सिंप्लीफाई करवाना है तो आप एलसीएम ले लो, नीचे नीचे आ जाएगा x + का 1, यहाँ पे आ जाएगा x + 1 माइनस का x, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/x + 1। अब इट डिपेंड्स कि मेरे पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि भाई a11 प्लस a22 तो भाई ये मैराथन का क्वेश्चन है, मैंने बताया था डिटरमिनेंट को लिखने का तरीकेकार होता है कि a11 a22 a33 डायगोनल्स आ रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट होता है ln x डिवाइडेड बाय x, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सिंपल सेम मिनिमम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन x³ + 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, इफ देयर वन रूट इज x इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी द अदर रूट। तो भाई x की वैल्यू जो 1 आ रही है, रूट कहते हैं आंसर्स को, रूट कहा जाता है आंसर्स को, तो x की वैल्यू जो 1 आ रही है सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से x की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में प्लॉट करो तो दूसरे रूट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास फंक्शन का बाय डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो इस क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x होगा, या तो नीचे आपको x भी दिया जाना चाहिए था, अगर तो नीचे x होता तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो नेगेटिव फॉर cos ln x बाय cos ln x बन जाएगा, उस सूरत के अंदर ये फॉर्म होगा, मगर यहाँ पे चूंकि नहीं मौजूद है, और तो फिर इसको बाय पार्ट्स में सॉल्व कर पाओगे, एक टर्म को 1 कंसीडर करोगे, एक टर्म को साइन कंसीडर करोगे। तो भाई अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ साइन इंटू ln x आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो फिर सॉल्व करने का तरीका ये है कि चूंकि आपके पास एंगल का बाय डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे 1 कंसीडर करोगे, तो 1 को आप कहोगे v और इस टर्म को कहोगे u, तो u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करोगे यानी कि बाय पार्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड लेंथ इफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 11 एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड लेंथ इफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली एंड एंगल इज 30 डिग्री, यानी कि एक ट्राइंगल का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास एक साइड आ रही है 11 के बराबर, एक साइड आ रही है तुम्हारे पास 13 के बराबर, तो तीसरी वाली जो साइड आ रही है उसका स्क्वायर बताइए, और एंगल गिवन है। अब ये एंगल दरमियान का है, यहां का है, कहां का है, कैसे पता चलेगा भाई, हमें इल्हाम थोड़ी हो रहा है कि एंगल 30 डिग्री कहां का गिवन है, थर्ड साइड का स्क्वायर ही आपको बताना है, तो या तो साइन लॉ अप्लाई होगा या कोसाइन लॉ अप्लाई होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है, बच्चे ने क्वेश्चन अपने पास से दिया है तो आई कैन नॉट सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक और बच्चा फरमा रहा है सर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, 15 से 17 एमसीक्यूज मैराथन से आए थे, पावर कैलकुलेट करना था। भाई मैं बार बार आपको बात बता रहा हूं, भाई आप तैयारी पूरी करो, साथ में पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स लेकर जाओ लाजमी तौर पे। देखो हसद करने वाले बहुत सारे मिलेंगे जो आपको रैंडमली फॉल्स न्यूज देते फिरेंगे कि भाई नस में पास्ट पेपर से नहीं आया, फास्ट में नहीं आया, जीआईके में नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं, लोगों का काम है भाई बुराई करना, कोई इशू नहीं है, मगर ये चीज जहन में रखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पास्ट पेपर सीरीज को कवर अप किया है, कभी इम्कान आता है, ज्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ताला उसमें से उस जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, नहीं तो वही क्वेश्चन आ रहे होंगे बहुत से केसेस के अंदर आपके पास। सही है, पावर कैलकुलेट करने के लिए आया था, 2 एमसीक्यूज थे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मैराथन वाले, रूट वाले 2 एमसीक्यूज थे, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था मैराथन वाला, लिमिट डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन आया हुआ था, फिजिक्स टोटली फ्रॉम द किप्स एफएलपी पेपर आई हुई थी, फिजिक्स पूरी की पूरी किप्स के एफएलपी पेपर से आई हुई थी, डिटरमिनेंट फ्रॉम द मैराथन आया हुआ था, रेंज ऑफ साइन एक्स पूछी हुई थी, एलिप्स वाले एमसीक्यूज आए हुए थे, मैथ्स में एलिप्स का ऐसा एमसीक्यूज आया हुआ था जो ख्वाब में भी नहीं देखा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एमसीक्यूज था, एडिबेटिक से था, आइसोथर्मल था, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ सी टू बी माइनस का B1 C2 ऐसा एमसीक्यूज था। टुडे आई गेव माय जीआईकेआई टेस्ट, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और इस तरह का रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था।
इसके अलावा आपके, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चे ने क्वेश्चन लिख के भी शो किया। अच्छा 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 बच्चा है भाई। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 1, तो इस तरह इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास एक और बच्चे ने क्वेश्चन अपने शेयर किए कि सर टेंजन 3 टाइम्स ऑफ टेंजन एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कोसेक एक्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट डे भी सॉल्व करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 3। भाई ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पेपर के अंदर आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि मॉडुलस का क्वेश्चन आ रहा है, तो सॉल्व करने का तरीकेकार ये होगा कि भाई चूंकि लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर और फंक्शन आ रहा है मॉडुलस का x माइनस का 3 और नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा है x माइनस का 3। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। मॉडुलस आपको एक दफा आंसर देता है पॉजिटिव में, एक दफा आंसर देता है नेगेटिव के अंदर। तो भाई हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस लॉजिक को आपको लास्ट क्लास में ही बताया था वैसे कि भाई देखो मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस आपके पास एक दफा आंसर आपको देगा पॉजिटिव के अंदर और एक दफा ये आपको आंसर देगा नेगेटिव के अंदर। अच्छा, एक दफा जाहिर सी बात है यानी कि x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 3 और एक दफा मेरी x की वैल्यू क्या होगी लेसर देन 3। सही है ना, बेसिक चीज है भाई। अब देखो मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है, अगर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो यानी कि सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई मॉडुलस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, दो फंक्शंस आपको मिल रहे होते हैं। अब देखो मेरा ओरिजिनली जो क्वेश्चन था जरा उसको और से देखिएगा। अगर मैं एक दफा ऊपर x प्लस x माइनस 3 को रखता हूं तो एक दफा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 बन जाएगा। इस केस के अंदर मेरा आंसर 1 के बराबर आ जाएगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। और एक दफा अगर मैं ऊपर नेगेटिव का x बाय नेगेटिव का 3 को रखता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस का 3 नीचे एडिट इज जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में मौजूद है। इस सूरत में आंसर नेगेटिव का 1 आएगा। तो यानी कि देखो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आ रही, तो फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस क्वेश्चन की लिमिट क्या होंगी, एग्जिस्ट नहीं करती, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, वन नेगेटिव आयोटा रूट्स आ रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, 1 और 1 माइनस आयोटा अगर एक इक्वेशन के क्या आ रहे हैं रूट्स आ रहे हैं। अब ये बच्चे ने क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, एक रूट 1 गिवन है, एक रूट 1 माइनस आयोटा गिवन है। तो भाई एक दफा करोगे आप, यानी कि ये अल्फा आ रहा है ये बीटा आ रहा है, तो एक दफा अल्फा प्लस बीटा करोगे, एक दफा अल्फा डॉट बीटा करोगे। तो यानी कि भाई सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट निकाल लूंगा। तो अगर मेरा एक रूट 1 है और एक रूट 1 माइनस आयोटा है तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का आयोटा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस का आयोटा, सम ऑफ रूट आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस का आयोटा, तो इट शुड बिकम 1 माइनस का आयोटा के बराबर। तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट आ रहा है 2 माइनस आयोटा के बराबर इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 1 माइनस का आयोटा इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करवाने की वैसे नीड नहीं है, यही आंसर होगा आपके पास। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy। तो ये कर्व सिमेट्रिक है किस एक्सिस के रिगार्डिंग। देखो मैंने इसकी एक लॉजिक आपको पढ़ाई थी फंक्शंस के अंदर। Whenever the curve is symmetric around the x axis या y axis, तो आपको कैसे पता चलता है कि देखो आप बेसिकली अगर तो x axis के ऊपर आपका कर्व सिमेट्रिक है ना, अगर तो x axis के ऊपर आपका कर्व क्या है सिमेट्रिक है, यानी कि उस तरफ बन रहा है, तो आप y की जगह पे नेगेटिव का y को प्लॉट करके चेक करते हो कि वापस से आपको ओरिजिनल इक्वेशन फॉर्म हो रही है। और अगर y एक्सिस के ऊपर आपका कर्व सिमेट्रिक है तो जाहिर सी बात है आप x को रिप्लेस करवाते हो नेगेटिव y से। और अगर x और y दोनों के ऊपर सिमेट्रिक है तो उस सूरत के अंदर, यानी कि अगर ओरिजिन के ऊपर आपका कर्व सिमेट्रिक है तो उस सूरत के अंदर आप क्या करते हो, अगर तो ओरिजिन के ऊपर आपका कर्व सिमेट्रिक है तो उस सूरत के अंदर आप x और y दोनों को रिप्लेस करवाते हो नेगेटिव x से और नेगेटिव के y से। बेसिक चीज है। तो भाई देखो अगर मैं x की जगह पे नेगेटिव का, अगर मैं x एक्सिस के ऊपर पहले चेक करना चाह रहा हूं, चलो चेक कर लेते हैं ना बारी बारी, यार कितना टाइम लगेगा, खैर है बच्चों के लिए कुर्बानी कबूल है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 3xy। अगर मैं देखना चाहता हूं क्या ये कर्व x एक्सिस पे सिमेट्रिक है, तो भाई जहां पे y आ रहा है उसको रिप्लेस करवाते हैं नेगेटिव y से, तो नेगेटिव y का स्क्वायर ये तो पॉजिटिव y बन जाएगा, मगर यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का 3xy, जब मैं y को रिप्लेस करवा रहा हूं नेगेटिव y से। तो देखो मेरे पास मेरी ओरिजिनल इक्वेशन वापस से नहीं आई, इसका मतलब x एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है। तो भाई क्या y एक्सिस पे सिमेट्रिक है, तो उसको चेक कैसे करोगे, x की जगह पे नेगेटिव x को प्लॉट करके। तो जाहिर सी बात है x का स्क्वायर नेगेटिव x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, सही है। और यहाँ पे x की जगह पे जब नेगेटिव x डालोगे तो अगेन नेगेटिव का 3xy आ जाएगा, तो अगेन इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन पॉजिटिव का 3xy नहीं आई। और अगर मैं x और y दोनों के ऊपर चेक करना चाहूं क्या भाई ये ओरिजिन के ऊपर तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ओरिजिन पे सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है कि आप x के अंदर भी नेगेटिव x डालो, y के अंदर भी नेगेटिव x डालो, तो नेगेटिव x का स्क्वायर विल बिकम पॉजिटिव x स्क्वायर, नेगेटिव y का स्क्वायर विल बिकम पॉजिटिव y स्क्वायर। और देखो जब x में भी नेगेटिव डालूंगा y में भी नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वापस से 3xy बन जाएगा।
आपको वापस ओरिजिनल इक्वेशन मिल गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स का आ रहा है, इफ पावर इज 10, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स का भी ऊपर आया हुआ था। इफ पावर इज 10, if power is 10 when the three equal resistors are connected in series, then what is the power when the same resistors are connected in parallel? तो भाई ये पावर आपको कैलकुलेट करनी है, या जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो सिंपल तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी आपको फेस करनी चाहिए। बेसिक तरीके से हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स जब मेरी लिमिट क्या है, -1 और +1 के बराबर, यानी कि सिमेट्रिक लिमिट्स आ रही हैं। आपकी लिमिट्स कैसी आ रही हैं, सिमेट्रिक आ रही हैं। सो भाई दुनिया के अंदर देखो, हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपकी सिमिलर लिमिट्स होती हैं, सिमेट्रिक लिमिट्स होती हैं, सेम लिमिट होती है, तो फंक्शन को चेक करो, क्या फंक्शन ऑड तो नहीं है। जैसे कि मुझे दिख रहा है टेंजेंट एक्स, क्या टेंजेंट एक्स ऑड फंक्शन होता है? चेक कर लो बेटा डाल के। यहाँ पे आप देखो, कोई भी वैल्यू जब डालोगे ना टेंजेंट एक्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है टेंजेंट के अंदर जब मैं नेगेटिव का एंगल डालूंगा तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो ये टेंजेंट एक्स, इसका मतलब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी अगर ऑड फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो तो आपकी जो लिमिट्स होती हैं अगर वो सिमेट्रिक आ रही है, यानी कि सेम लिमिट विद अपोजिट साइन, इस केस के अंदर हमारा इंटीग्रेशन क्या होती है, डायरेक्टली 0 के बराबर होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है वैल्यू ऑफ कॉस एक्स बताइए। तो भाई जो भी चीज हो आप निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन यानी कि ऐसे सॉल्व करना है कि भाई एग्जामिनर कह रहा है कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको ओपन करवा लो, साइन बाय कॉस के ऊपर सेक बराबर होता है 1 बाय कॉस के ऊपर, कॉसेक बराबर होता है 1 बाय साइन के ऊपर। तो बेटा सिंपल तरीके से ये बन जाएगा मेरे पास, चूंकि बेसिस सेम आ रही है तो बेस एक बार लिखोगे, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दी साइन प्लस का 1 इक्वल टू के बाद 1 बाय साइन, ये कॉस डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर प्लस का साइन इक्वल टू कॉस। जो भी आंसर है चेक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरा जीआईकेआई का टेस्ट था। जीआईकेआई में सबसे पहली बात फिजिक्स थोड़ी टफ आ रही है, और मैथ्स के पोर्शन में आपके मैराथन से 5 ज्यादा क्वेश्चंस आए। अब अगेन ये 1 + आयोटा की पावर 8 वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का क्वेश्चन रिपीटेड है, एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल का था, ये जो इक्वेशन आपने कराई थी, मैंने बहुत कुछ करवाया था, मुझे भी नहीं याद। डेरिवेटिव ऑप्शन था एग्जैक्टली जो आपने मैराथन में बताया था, यानी कि 2 टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, इनका डिवाइड के ऊपर डेरिवेटिव लेना था। एक और डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन की 1 और -1 की लिमिट का क्वेश्चन था, और मॉडुलस ऑफ एक्स था। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये एक अच्छा आ रहा है कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन वाला, कि इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन था, अगेन सिमेट्रिक लिमिट्स आ रही हैं, लिमिट्स क्या आ रही हैं, सिमेट्रिक आ रही हैं। और क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है मॉडुलस ऑफ एक्स। ओके, मॉडुलस ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ रहा है, और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई लिमिट्स गिवन है 1 और -1 की। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो भाई इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है, फंक्शन आ रहा है मॉडुलस का इंटू dx। तो हमें पता है मॉडुलस के फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक दफा मेरी वैल्यू पॉजिटिव पे ओपन होती है, एक दफा नेगेटिव पे ओपन होती है। तो यानी कि एक दफा मेरी वैल्यू प्लस के एक्स पे ओपन होगी, एक दफा नेगेटिव के एक्स पे ओपन होगी। जब कभी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो पॉजिटिव के ऊपर होगी, जब कभी एक्स की वैल्यू लेसर देन 0 होगी तो नेगेटिव के ऊपर ओपन हो रही होगी। तो इसको फिर आप क्या करोगे, आप इसके अंदर अपनी पर्टिकुलरली लिमिट्स को ब्रेक डाउन करवा के सॉल्व कर रहे होगे। तो भाई इस क्वेश्चन को मैंने आपको डे 1 या डे 2 में सॉल्व करवाया था। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से, एक दफा हम लोग जाएंगे -1 से 0 के ऊपर आपकी नेगेटिव एक्स इंटू डी एक्स के लिए, और एक दफा फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर रहे हैं, एक दफा हम जाएंगे 1 से लेके 0 के लिए इंटू एक्स इंटू डी एक्स के लिए, और फिर आप फाइनली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। आई गेस इसका आंसर 1 के बराबर ही आ रहा होगा। 6 एग्जैक्ट क्वेश्चन थे इसमें डिसकंटिन्यूअस वाले, एक्स इज लेसर देन 0 मैराथन वाला था। इसके अलावा कार्ली ने भाई मुझे बहुत क्वेश्चन भेजे जीआईकेआई के, इसका असल नाम तो मैं नहीं जानता, बच्चे का जो भी नाम है दुआ करिएगा, इस बच्चे ने मुझे बहुत जीआईकेआई के क्वेश्चन भेजे। कार्ली फरमाता है सर सिनोनियम आया हुआ था एलूफ का, एंटोनियम था एडियर का, एक्सीडेंटली का और सेगेशियस का, आपके पास वो आया हुआ था। A12, A11, A22, A21, यानी कि जो डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है वही आ रहा है, सही है ना भाई। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव का साइन इनवर्स y, cos a cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 वाला रिपीटेड आ रहा है, 1 + cos x by sin x रिपीटेड आ रहा है। ये क्वेश्चन मजे का आ रहा है कि देयर आर 30 टीम्स, देन हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी लॉजिक बड़ी मजे की है। एग्जामिनर क्या, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है देयर आर 30 टीम्स एंड हाउ मेनी मैचेस। अब देखो मैंने आपको एक लॉजिक बताई थी, मेरे बैच का बच्चा मुस्कुराना चाहिए भाई ये क्वेश्चन देख के। कभी भी नंबर ऑफ हैंडशेक का क्वेश्चन आ जाए, या फिर ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि भाई एक टीम
कितने मैचेस खेलेगी। तो अगर टोटल 30 टीम्स आ रही हैं, तो कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। या फिर कभी भी अगर आपको दुनिया में नंबर ऑफ हैंडशेक्स कैलकुलेट करने हो या फिर नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने हो, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो अगर 30 टीमें हैं तो कितने टोटल मैचेस खेले जाएंगे आपस के अंदर, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 30 माइनस का 1, डेट विल बिकम 29, और नीचे डिवीजन में 2 का 2, तो 2 1 जार 2 and 2 5 जार 10, देन ऑब्वियसली 15 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा 15 इंटू 29। जो भी आंसर आएगा अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो मैं बेसिक मैथ्स में करके भी दिखा सकता हूँ, कैलकुलेटर आपको अलावा जीआईके में वैसे कर लो यार। 5 9 जार 45 का 5, चलो बेसिक मैथ्स में कर लेते हैं। 45 का 5, 4 कैरी, 9 1 जार 9 और 4 का इजाफा, 9 में 4 को जोड़ोगे 13 बनेगा, क्रॉस का क्रॉस, 5 2 जार 10 का 0 और 1 2 1 जार 2 और 1 3, तो तकरीबन 5 3 1 और 4, सही है ना। तो 15 इंटू 29 क्या बन जाएगा, 435 के बराबर आ रहा होगा, या परफेक्ट। 5 पॉइंट्स और टॉस वाला रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। एक और ये क्वेश्चन गिवन है, ये गिवन है कि भाई राइट 125 इन टर्म्स ऑफ बेस 4। अब 125 तो 4 के टेबल में नहीं आता, तो फिर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। अब अगेन डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर यार। तो अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊं 4 के ऊपर, तो 4 3 जार इज 12, पूरा का पूरा खत्म हो गया, 5 बचेगा, 4 1 जार इज 4, एक कैरी गया, यानी कि एक रिमाइंडर बच रहा है। अगर आप 125 को डिवाइड करते हो 4 के ऊपर, ये आपके पास बन गया 31, और रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास कितने का, 1 का रिमाइंडर आ रहा है। अब मैं अगर 31 को मजीद 4 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, तो 4 8 4 7 जार 28, आपकी बारी में रिमाइंडर पर 3 का बचेगा, तो यानी कि 31 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करूंगा तो ये बनेगा 7, और रिमाइंडर कितने का बच रहा है, 3 का बच रहा है। और अगर मैं मजीद अब 7 को 4 पे डिवाइड करता हूँ, तो 4 1 जार इज 4, तो 3 का रिमाइंडर ही बच रहा होगा अगेन। तो ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 4 करने के ऊपर 1 आ रहा है, 1 मेरा आंसर आ रहा है, और रिमाइंडर कितने का बच रहा है, अगेन 3 का बच रहा है। और अगेन 1 को जब 4 पे डिवाइड करोगे, जब मैं अगर 1 को 4 पे डिवाइड करूंगा, तो ये तो फिर मेरे पास 0 लगाना पड़ेगा, डेसिमल, तो 0 आएगा क्योंकि, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 4 2 जार 8 एंड सो ऑन, जो भी रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास आ नहीं रहा होगा ना उसके ऊपर, तो रिमाइंडर आपके पास 1 का ही बच रहा होगा, एक तरीके से 1 ही खाली बच रहा है यहाँ पे ना। तो अब अगर मैं इसको सारे रिमाइंडर्स को तरीके से लिखूँ, एक 1 था, एक 3 था, एक 3 था और एक 1 था, एक 1 था, एक 3 था, और एक मेरे पास आ रहा था 1, तो 125 इंटू बेस 10 इक्वल टू 13314। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या है, मैंने एक लॉजिक आपको बताई किस तरीके से शायद सॉल्व हो जाए, फिर डिपेंड करता है क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। अभी इस बच्चे का पेपर अगेन रिपीट हो रहा है हमारे पास। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। एग्जामिनर क्या कह रहा है मुझसे, एग्जामिनर कहता है अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल, ही क्लैप्स 3 टाइम्स पर सेकंड ड्यू टू द इको, ही गेट्स द इको ऑफ प्रीवियसली एज ही क्लैप्स नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। इंटरेस्टिंग। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से 4 डिग्री हो जाए तो वाटर की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन था रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि रूट वाले वो ऐसे घुमा के दिया हुआ था कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे पास 1 से 2 मिनट सोचा रूट्स निकालकर इक्वेशन में पुट किए जाए, फिर फाइंड करना था। इंटीग्रेशन टफ थी सर आज के पेपर के अंदर, ऑप्शंस बहुत टफ थे, यानी ln x माइनस 1/2 के बजाय ln x बाय रूट ई गिवन था, इस टाइप के थे। ओवरऑल वाज इजी, कॉनिक्स वाज काफी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लंबे क्वेश्चंस थे, अजीब थे, यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 और इवन नंबर, रिपीटेड क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू ln x का क्वेश्चन था बाय पार्ट्स के ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ ln x की पावर में ln x का क्वेश्चन आया हुआ था, इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ cos x की पावर x का क्वेश्चन था, रिपीटेड लॉजिकल क्वेश्चंस दी मोस्टली थे, फिजिक्स के बहुत मुश्किल थी, कुछ चीजों के नाम ही पहली बार सुन रहा था, इंग्लिश 50-50 था, फिजिक्स में एक रैबिट वाला एमसीक्यूज आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आज के हमारे जीआईके के पेपर के अंदर आए हुए थे भाई। तो बेटा देखो, ये हमारे पास 11 जुलाई के जीआईके का पेपर था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से मैथ्स के मैंने सारे क्वेश्चन तकरीबन आप लोगों को सॉल्व करवाए, जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे वो भी मैंने आपको बताया। देखो फिजिक्स कॉन्सेप्चुअली आ रही है, और जो बच्चे कह रहे हैं ना मैथ्स इजी आ रही है, तो भाई बेटा वो इजी नहीं है, इजी उसको बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपको आसान लग रही है या मजे की लग रही है, इट सिंपली मीन्स कि भाई बेटा मैथ्स के ऊपर मेरी कॉन्स्टेंटली रात 2-2 बजे की मेहनत है, कि ऑफिस से मैं रात के 2-2 बजे जा रहा होता हूँ, तो मैंने प्रॉपरली बैठ के आपको जीआईके का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उन पे एफर्ट्स करी, एक एक चीज आपको कवर अप करवाई। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड,
कि आपका जीआईके का टेस्ट बहुत अच्छा हो, एंड आई होप कि आप जीआईके के टेस्ट में जाके टॉप पोजीशन लेकर आए। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे ऑल फ्रॉम दी पेपर, जो कि डिफरेंट बच्चों ने मुझे शेयर अप किए, डिफरेंट बच्चों ने अपने अपने क्वेश्चंस को मुझे बताया, क्वेश्चंस को शेयर अप किया, तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास जीआईके के टेस्ट के अंदर 11 जुलाई वाले दिन अभी तक के जितने पेपर्स थे 3 बजे 4 बजे तक के मेरे पास आए थे, मैंने सारे आपको सॉल्व करवाए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आपके पास इनके अलावा भी कोई आता है तो भाई कॉन्सेप्ट तो आपका सेम रहेगा ना, इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।